एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि इंसानों ने ना दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अत्याधुनिक और हाईटेक अंतरिक्ष यान बना लिया है। ठीक है। हाँ, मतलब उसमें हर तरह की सुविधा है, एकदम परफेक्ट जीवन रक्षक तकनीक है। लेकिन उस यान को चलाने वाला जो पायलट है ना, वो पूरी तरह से होशो हवास में उस यान को सीधे एक धधकते हुए सूरज की तरफ ले जा रहा है। ओहो, मतलब एक सुसाइड मिशन। बिल्कुल। बाहर से देखने में वो यान इंजीनियरिंग का एक चमत्कार लगता है, एकदम स्मार्ट। लेकिन अंदर बैठे पायलट का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से आत्मघाती दिशा में सेट है। ये तो बहुत ही भयानक और काफी सटीक तस्वीरें हमारी दुनिया की है ना? तो आज की हमारी इस विशेष गहन चर्चा में हम मानवता के कुछ ऐसे ही एक बहुत बड़े और असहज करने वाले विरोधाभास की परतों को उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो ना हमारी इस बुनियादी धारणा को ही चुनौती देता है कि हम इंसान इस धरती के सबसे समझदार या सबसे विकसित प्राणी हैं। सही बात है। और इसीलिए आज हम डॉक्टर हरनेक सिंह के एक बेहद दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं, जिसका नाम है द पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड नेचर्स विजडम। जी, ये बहुत ही गहराई वाला लेख है। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये खोजना है कि क्या इंसान वास्तव में धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, या फिर हमारी ये जो तथाकथित बुद्धिमत्ता है, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। ये सवाल बहुत चुभने वाला है, क्योंकि जब हम अपनी उपलब्धियों को अपनी गलतियों के तराजू पर तौलते हैं ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। बिल्कुल। मतलब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, चारों तरफ तनाव है, एक अंधी दौड़ है, लोग सब कुछ पाकर भी एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। हाँ, और यही सोचने पर मजबूर करता है कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करना या मशीनों का जाल बिछाना है, या फिर प्रकृति के स्वाभाविक प्रवाह के साथ एक संतुलन बनाकर जीना है? सही कहा। इस सवाल की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि डॉक्टर सिंह का लेख हमें एक बहुत ही स्पष्ट दिशा में ले जाता है, प्रकृति के उस मौन ज्ञान की तरफ, जिसे हम अक्सर अपनी इस तकनीकी चकाचौंध में नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। कैसे? जानवरों के व्यवहार से। हाँ, अगर हम जानवरों के व्यवहार का बहुत ही मनोवैज्ञानिक नजरिए से विश्लेषण करें तो एक कमाल का पैटर्न उभर कर आता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जानवर तो बस बौद्धिक रूप से हमसे बहुत नीचे हैं, लेकिन उनका पूरा इकोसिस्टम संतुलन का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। एक शेर का ही उदाहरण ले लीजिए, वो इकोसिस्टम के शीर्ष पर है, सबसे ताकतवर है, लेकिन वो केवल तभी शिकार करता है जब उसे अपने शरीर की कैलोरी की आवश्यकता पूरी करनी होती है। मतलब वो मनोरंजन के लिए शिकार नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही वो भविष्य के लिए कोई बड़ा सा कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए शिकार करता है। उसकी जरूरतें एकदम सीमित हैं। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। शेर की ताकत उसके रुतबे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उसके सर्वाइवल के लिए है। और लेख में हाथियों का भी जिक्र है, जो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ऐसा माना जाता है कि हाथी अपने मृत साथियों के लिए बाकायदा शोक मनाते हैं। सच में? मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस? हाँ, वे उनकी हड्डियों के पास रुकते हैं, एक तरह की खामोशी बरतते हैं। हमें लगता है कि यादों को संजोने के लिए या शोक मनाने के लिए हमें बड़ी बड़ी इमारतें या मूर्तियां बनानी पड़ेंगी। लेकिन हाथियों का ये व्यवहार दिखाता है कि बिना किसी भौतिक निर्माण के भी इतनी गहरी भावनात्मक समझ हो सकती है। बिल्कुल। और भेड़ियों के सामाजिक ढांचे को ही देख लीजिए। भेड़ियों को अक्सर आक्रामकता का प्रतीक माना जाता है ना? हाँ, कहानियों में तो ऐसा ही होता है। लेकिन उनका पूरा विकासवाद इस बात पर निर्भर करता है कि वे झुंड में कितने एकजुट रहते हैं। वे एक दूसरे की रक्षा करते हैं। और पक्षियों का नेविगेशन सिस्टम तो और भी कमाल है। जो वो हर साल माइग्रेट करते हैं। हाँ, बिना किसी उपग्रह के, बिना किसी जीपीएस या सिलिकॉन चिप के, वे हर साल मौसम बदलने पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और एकदम सटीक जगह पर पहुंचते हैं। एकदम सटीक। इन सभी उदाहरणों से जो सबसे गहरी बात सामने आती है वो ये है कि कोई भी जानवर अपनी ही प्रजाति का सामूहिक विनाश करने के लिए हथियार नहीं बनाता। क्या बात है, ये बहुत ही गहरी लाइन है। कोई भी जानवर अपने लालच के लिए उस नदी को जहरीला नहीं करता जिसका पानी उससे रोज पीना है। वे प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर एक बायोलॉजिकल इकोनॉमी चलाते हैं। जबकि इंसान अक्सर उन नियमों को तोड़कर खुद प्रकृति का भगवान बनने की कोशिश करता है। मतलब सवाल हमारी मानसिक क्षमता का नहीं है, सवाल उस क्षमता के इस्तेमाल का है। सही बात है।
क्या हम सिर्फ डेटा प्रोसेस करने में स्मार्ट हैं या हमारे पास दूरदर्शिता भी है? और ये दूरदर्शिता हमें पेड़ों से भी सीखने को मिलती है। स्रोत में पेड़ों को धरती का सबसे शांत गुरु कहा गया है। ये सिर्फ एक काव्यात्मक विचार नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। मतलब एक पेड़ ऑक्सीजन देता है, फल पैदा करता है जिन्हें वो खुद कभी नहीं खाता, और जो लकड़हारा उसे काटने आता है ना, उसे भी छांव देता है। हाँ, ये बिना शर्त देने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसे इंसान समझ ही नहीं पाता। और पेड़ों की इस खामोशी के पीछे एक बहुत ही जटिल विज्ञान भी काम कर रहा है। वो क्या है? आज के आधुनिक वनस्पति विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि पेड़ जमीन के नीचे एक विशाल नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, जिसे माइकोरेजल नेटवर्क या वुड वाइड वेब कहा जाता है। अरे वाह, मतलब जंगल का अपना इंटरनेट। बिल्कुल वैसा ही ये फंगस और जड़ों का एक जीवंत संचार तंत्र है। अगर जंगल में कोई एक पेड़ बीमार है या उस पर कीड़ों का हमला हुआ है तो वो रासायनिक संकेत भेजता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आसपास के मजबूत स्वस्थ पेड़ अपनी जड़ों के जरिए उस कमजोर पेड़ तक कार्बन, नाइट्रोजन और पानी जैसे पोषक तत्व पहुंचाते हैं। एक मिनट, ये तो वाकई आनंद लेने वाला है। मतलब जंगल का अपना एक हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट सिस्टम है जो बिना किसी कागजी नियम के चल रहा है। हाँ, वे एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि पूरा जंगल सर्वाइव कर सके। अगर हम इस जैविक अर्थव्यवस्था की तुलना हमारी मानव अर्थव्यवस्था से करें ना, तो इंसान उस व्यक्ति की तरह लगता है जिसने दुनिया का सबसे हाईटेक स्मार्ट घर तो बना लिया है, जिसमें वॉइस कंट्रोल है, हर कमरे का तापमान अपने आप सेट हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति खुद ही बेसमेंट में जाकर उस घर की नींव में आग लगा रहा है। ये स्मार्ट घर वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है ना? क्योंकि जंगल का इकोसिस्टम म्यूचुअल सर्वाइवल और साझा करने के सिद्धांत पर चलता है। बिल्कुल, जबकि हमारी पूरी व्यवस्था एक कृत्रिम कमी और अंधीन प्रतिस्पर्धा पर टिकी है। बिल्कुल। प्रकृति इसलिए करोड़ों सालों से अस्तित्व में है क्योंकि वहां संतुलन है, लेकिन मानव समाज लगातार एक संघर्ष में है क्योंकि हमने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल सहयोग के बजाय नियंत्रण के लिए किया है। अच्छा, यहाँ थोड़े रुककर एक चुनौतीपूर्ण सवाल सामने रखना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर हम सिर्फ प्रकृति के उसी तरीके पर चलते, यानी केवल भूख लगने पर खाना साझा करना और बस सर्वाइवल तक सीमित रहते, तो क्या हम कभी पहिए का आविष्कार कर पाते? ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब क्या मानवीय लालच या चीजों को और बेहतर बनाने की उस असहज चाह ने ही हमें नई वैज्ञानिक खोजों तक नहीं पहुंचाया? अगर हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्टि रहते तो आज बीमारियों का इलाज कैसे खोजते? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मानव प्रगति के इतिहास को अक्सर इसी नजरिए से देखा जाता है कि हमारी असंतुष्टि ने ही इनोवेशन को जन्म दिया। तो फिर ये लालच बुरा कैसे हुआ? देखिए, स्रोत इस बिंदु पर जानवरों और इंसानों के बीच एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक अंतर को स्पष्ट करता है, जहां से हमारी ये ताकत हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है। वो अंतर क्या है? जानवरों के पास अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। वे केवल वर्तमान में जीते हैं। उनके सर्वाइवल की जरूरतें शारीरिक और सीमित है। समझ रहा हूं। लेकिन इंसान के पास भविष्य की कल्पना करने की क्षमता है। हम सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर कल बारिश ना हो, क्या होगा अगर 10 साल बाद मेरे पास खाना ना हो। और ये क्षमता हमें खेती करना सिखाती है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, लेकिन यही क्षमता हमें इस हद तक डरा देती है कि हम कल की चिंता में आज संसाधनों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। ओहो, मतलब हमारी सर्वाइवल की जो मूल प्रवृत्ति है वो हमारी इस भविष्य की सोच के साथ मिलकर एक अंतहीन लालच में बदल जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। फिर हम सिर्फ खाने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम असामाजिक रुतबे, असीमित धन और सत्ता के लिए लड़ने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से मानव निर्मित अवधारणाएं हैं। तो इसका मतलब धरती पर संसाधनों की कमी नहीं है? लेख में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस धरती के पास हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त संसाधन है। इतिहास में लड़े गए ज्यादातर बड़े युद्ध संसाधनों की वास्तविक कमी के कारण नहीं लड़े गए थे। बिल्कुल नहीं। लोगों ने एक दूसरे को इसलिए नहीं मारा क्योंकि अचानक दुनिया में अनाज खत्म हो गया था। वे युद्ध जमीन की सीमाओं के लिए थे, सोने के लिए थे, तेल के लिए थे, और सबसे बढ़कर उस मानसिक अहंकार के लिए थे जिसे हम राजनीतिक सत्ता या पावर कहते हैं। हाँ, सत्ता की ये भूख एक तरह का मनोवैज्ञानिक भ्रम है ना? बिल्कुल,
जो भी सत्ता में होता है वो खुद को एक अस्थायी किराएदार समझने के बजाय धरती का स्थायी मालिक समझने की भूल कर बैठता है। रोमन साम्राज्य को ही देख लीजिए, उनके पास उस समय की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग थी। या मंगोल साम्राज्य जिसने दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पर कब्जा किया। या फिर ब्रिटिश साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी सूरज नहीं डूबता। उस समय के राजाओं को सच में ये विश्वास था कि उनका नियंत्रण शाश्वत है, हमेशा रहेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज वे सभी विशाल साम्राज्य सिर्फ म्यूजियम के अवशेषों और इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गए हैं। वे सत्ता को हमेशा के लिए पकड़कर नहीं रख सके। यहाँ सिकंदर महान का एक किस्सा मुझे हमेशा एक गहरी सोच में डाल देता है। सिकंदर महान? हाँ, उसने अपने समय की आधी से ज्यादा ज्ञात दुनिया को जीत लिया था। उसकी सेनाएं अजेय मानी जाती थीं, लेकिन सिर्फ 32 साल की उम्र में वह मृत्युशैया पर था। बहुत कम उम्र में। और स्रोत में उल्लेख है कि सिकंदर ने अपने सेनापतियों से एक बहुत ही अजीब अंतिम इच्छा जाहिर की थी। उसने कहा था कि जब उसे दफनाया जाए तो उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटके हुए रखे जाएं। ये तो सिकंदर जैसे महान विजेता का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक स्वीकारनामा था। बिल्कुल, वह पूरी दुनिया को एक अंतिम संदेश देना चाहता था। ने बिल्कुल बेबस और खाली हाथ जा रहा है। वो ये दिखाना चाहता था कि भौतिक सफलता और सत्ता का कोई असली मूल्य नहीं है। आप अपना बैंक बैलेंस, जमीन के कागजात या किसी देश का मुकुट अपने साथ नहीं ले जा सकते। और यही वो बिंदु है जहां से सत्ता का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। सत्ता हमेशा अस्थायी होती है। ये कुछ समय के लिए खुद को किसी व्यक्ति या किसी साम्राज्य के पास किराए पर रखती है। लेकिन इंसान का ईगो उसे ये मानने पर मजबूर करता है कि उसने सत्ता को खरीद लिया है। बिल्कुल। और जब हम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आज के तकनीकी युग के सामने रखते हैं ना, तो हमारे सामने इंसानियत का सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है, जिसे हम द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स कह सकते हैं। जरा इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में सोचिए। हम वो प्रजाति हैं जो माइक्रोस्कोपिक स्तर पर काम कर सकते हैं। हम एक धड़कते हुए दिल की सफल सर्जरी कर सकते हैं, इंटेलिजेंस बना रहे हैं। हमारी क्षमता का कोई अंत नहीं दिखता। लेकिन दूसरी तरफ उसी बुद्धिमत्ता का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? हम अपनी ही लैब्स में ऐसे जंक फूड और केमिकल बना रहे हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं। हम औद्योगिक विकास के नाम पर उस हवा और पानी में जहर घोल रहे हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए जरूरी है। आधुनिकता ने हमें शारीरिक रूप से तो सुरक्षित कर दिया है, लेकिन हम इतिहास में शायद सबसे ज्यादा तनाव और डिप्रेशन से जूझने वाली पीढ़ी बन गए हैं। इतनी तकनीकी प्रगति के बावजूद आज भी धर्म के नाम पर या जमीन की लकीरों के नाम पर एक दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति वैसी ही कायम है जैसे हजारों साल पहले थी। इस स्थिति को समझने के लिए ना, स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन और सरल समीकरण दिया गया है। वो इक्वेशन क्या है? ये समीकरण पूरी मानव सभ्यता की दिशा तय करता है। अगर हमारी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के साथ हमारा लालच जुड़ जाए तो उसका अंतिम परिणाम विनाशी होगा। विनाश। आप कितनी भी अच्छी तकनीक बना लें, अगर उसे चलाने वाला दिमाग लालची है तो वो हथियार ही बनेगा। लेकिन अगर बुद्धिमत्ता के साथ जागरूकता जुड़ जाए, तब जाकर वास्तविक विकास या एवोल्यूशन होता है। इंटेलिजेंस प्लस अवेयरनेस इक्वल्स टू एवोल्यूशन। ये जागरूकता ही वो कड़ी है जो गायब है। और मजे की बात यह है कि इतिहास के महान विचारकों ने, चाहे वे बुद्ध हों, गुरु नानक हों, ईसा मसीह हों या पैगंबर मोहम्मद हों, उन सभी ने अलग अलग जगह और समय पर होने के बावजूद मानवीय अहंकार की एक ही बीमारी को डायग्नोज किया था। अगर हम उनकी शिक्षाओं को धार्मिक चश्मे से हटाकर एक विशुद्ध दार्शनिक नजरिए से देखें तो वे सभी एक ही बात कह रहे थे ना। बिल्कुल, कि इंसानियत के पतन का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं है। समस्या अलग अलग धर्म, देश या भाषाएं नहीं है। असली समस्या इंसान का अपना अनियंत्रित मन है। हमारा अहंकार और दूसरों पर हावी होने की हमारी इच्छाई सारे फसाद की जड़ है। इन विचारकों ने हमें सादगी और मन के नियंत्रण का जो मार्ग दिखाया, वो असल में हमारे सस्टेनेबल सर्वाइवल का ही ब्लूप्रिंट था। इसी आधार पर लेख के अंतिम भाग में एक बहुत ही स्पष्ट भविष्य की तस्वीर उकेरी गई है। और वो तस्वीर क्या कहती है? ये विजन बताता है कि दुनिया में असली बदलाव कभी भी संधियों पर हस्ताक्षर करने से, सरकारें बदलने से या युद्ध जीतने से नहीं आएगा। मतलब कोई भी नई तकनीक या नया कानून हमें तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि हमारी मानवीय जागरूकता के स्तर में एक मौलिक छलांग न आए। एकदम सही। वो दिन तब आएगा जब इंसान इस गहरे भ्रम से बाहर निकलेगा कि वो इस धरती का मालिक है। ये एहसास होना
कि हम यहाँ केवल अस्थायी यात्री हैं। हाँ, एक ऐसा दिन जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि कागजी मुद्रा सिर्फ एक साझा भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जिसे हम ना तो पी सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। हम तिजोरियों में रखे सोने से सांस नहीं ले सकते, और हमारी अत्याधुनिक मशीनों में डलने वाला तेल हमारी भूख नहीं मिटा सकता। हमारे अस्तित्व का असली आधार केवल और केवल ये जीवित धरती है, इसकी मिट्टी, इसका पानी और इसकी हवा। जब ये सामूहिक जागरूकता आएगी ना, तो शायद देशों की सीमाएं जो आज कंक्रीट और तारों से बनी हैं, वे केवल नक्शे पर खींची हुई संदर्भ रेखाएं रह जाएंगी। वे इंसानों के दिलों को और उनके व्यवहार को नहीं बांट पाएंगी। लोग जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए पीढ़ियों तक चलने वाले संघर्षों को रोक देंगे, क्योंकि उन्हें ये दिखने लगेगा कि हर साम्राज्य निर्माता अंततः उसी जमीन की मिट्टी का हिस्सा बन गया जिसके लिए उसने दूसरों का खून बहाया था। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी सोच है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर हमारी सफलता की परिभाषा पर पड़ेगा। सफलता की परिभाषा कैसे? आज का हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारी शिक्षा प्रणाली है, वो हमें मुख्य रूप से क्या सिखाती है? यही ना कि हम संसाधनों का दोहन कैसे करें और खुद को दूसरों से ऊपर कैसे रखें। हाँ, एक रेस में भागना सिखाती है। लेकिन एक जागरूक समाज में सबसे शक्तिशाली या सफल व्यक्ति वो नहीं होगा जो लाखों लोगों को डरा सकता है या जो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। तो कौन होगा? सबसे मजबूत व्यक्ति वो माना जाएगा जिसने अपने खुद के अहंकार और अपने लालच को नियंत्रित कर लिया हो। सफलता के पैमाने पूरी तरह से बदल जाएंगे। एक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसकी करुणा से होगा, उसकी कंपैशन से होगा, इस बात से होगा कि उसने कितने लोगों का जीवन संवारा, धरती को कितना हरा भरा किया। ये वही पाठ है जो प्रकृति हमें हर दिन मुफ्त में सिखाती है। सूरज की रोशनी, नदी का प्रवाह और पेड़ों की छांव, ये सभी एक ऐसी व्यवस्था के प्रतीक हैं जहां अस्तित्व का मतलब सिर्फ जमा करना नहीं बल्कि देना है। अगर हम आज की इस पूरी लंबी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर चेतावनी उभर कर आती है। और वो चेतावनी ये है कि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे जहां हमारा अहंकार हमारी तकनीक से बड़ा है, जहां सत्ता की भूख पर्यावरण की स्थिरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस धरती को बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले किसी क्षुद्र ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें किसी बड़े ज्वालामुखी या प्राकृतिक आपदा से उतना खतरा नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक खतरा हमारे अंदर ही बैठा है, वो है हमारा अनियंत्रित मानवीय दिमाग। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि डायनासोर जैसे विशाल जीवों को नष्ट करने के लिए प्रकृति को एक उल्कापिंड की आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन इंसान का दिमाग एक ऐसा हथियार बन चुका है कि प्रकृति को हमें नष्ट करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने ही लालच और अपने ही द्वारा प्रदूषित किए गए पर्यावरण के बोझ तले खुद ही विलुप्त हो सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे सामने चुनौती तकनीकी विकास की नहीं है। मशीनें तो हम और भी तेज बना लेंगे। हाँ, तकनीक तो बढ़ती रहेगी। आज इंसानियत के सामने खड़ा असली सवाल ये नहीं है कि हम अपनी तकनीक के जरिए कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कितने जागरूक बन सकते हैं, क्योंकि बिना जागरूकता की शक्ति सिर्फ और सिर्फ विनाश का उपकरण है। और यही इस पूरे लेख का सार है। हमारी बुद्धिमत्ता ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन अब आगे का रास्ता सिर्फ हमारी जागरूकता तय करेगी। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबके जहन में गूंजना चाहिए। हमने शुरुआत में उस हाईटेक अंतरिक्ष यान की बात की थी जो सूरज की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, वो सुसाइड मिशन। वो यान हमारी ही दुनिया है, और चूंकि हमारी वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह से केवल इंटेलिजेंस यानी सूचनाएं रटने और मुनाफा कमाने पर केंद्रित है, तो मैं इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने काम के तरीकों में और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के स्कूल के पाठ्यक्रम में जागरूकता का ये अभ्यास व्यावहारिक रूप से कैसे शामिल कर सकते हैं? क्या हमें सफलता के उन पैमानों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन की आवश्यकता है जो अभी हमें सिर्फ एक मशीन बना रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ किसी किताब का हिस्सा नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल से जुड़ा है। शायद अपनी जागरूकता की उस यात्रा को शुरू करने का समय अब आ गया है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।